वीना जी पिछले 10 साल से अपने इकलौते बेटे अमित और बहू नेहा के साथ शहर के एक पास अपार्टमेंट में रह रही थी। अमित ने अपनी माँ के त्याग और संघर्ष से पढ़ लिखकर बड़ी कंपनी में ऊंचा मुकाम हासिल किया था, लेकिन जैसे जैसे अमित का करियर चमका, वीना जी की जगह घर के कोने में सिमटती चली गई। नेहा के लिए वीना जी घर की अनावश्यक वस्तु थी। उनकी मौजूदगी नेहा को अपनी हाई क्लास पार्टियों और दोस्तों के सामने शर्मिंदा करती थी। इस बार दिवाली का त्योहार आने वाला था। अमित और नेहा ने घर को शानदार तरीके से सजाया था और एक बड़ी दिवाली पार्टी रखी थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। सुनिए, अमित, नेहा ने अपने पति से कहा, इस बार दिवाली की पार्टी में मम्मी जी को अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। पिछली बार मेरे बॉस की वाइफ ने पूछ लिया था कि ये कौन है और मुझे बड़ा अजीब लगा। बेहतर होगा आप उन्हें समझा दें कि वो पूजा के समय ही बाहर आएं, बाकी समय शांति से अपने कमरे में रहें। अमित ने असहज होकर कहा, नेहा, वो मेरी माँ हैं, कम से कम दिवाली जैसे त्योहार पर। नेहा ने बात काट दी, बस त्योहार के दिन ही तो इज्जत बचानी है, उन्हें समझाओ, नहीं तो मैं कड़वे बोलूंगी और फिर आप मत कहना। अमित ने लंबी सांस ली। वह अपनी माँ से स्नेह करता था, पर नेहा के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। वह चुपचाप वीना जी के कमरे में गया। माँ, अमित ने धीमी आवाज में कहा, दिवाली पर गेस्ट आ रहे हैं। नेहा चाहती है कि आप थोड़ा आराम करें, पार्टी के दौरान बाहर ना आए। वीना जी का चेहरा शांत था। उन्होंने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी और नेहा की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है। मैं बाहर नहीं आऊंगी, तुम बस पूजा के बाद मेरे लिए प्रसाद लेते आना। दिवाली के दिन पूरा घर रोशनी और हंसी से जगमगा रहा था। पकवानों की महक वीना जी के छोटे से कमरे तक आ रही थी। उनके कमरे में दिए की हल्की रोशनी थी, जो बाहर की चकाचौंध के सामने फीकी थी। वीना जी दरवाजे के पास बैठी बाहर की हंसी की आवाज़ें सुन रही थी। उन्हें याद आया, एक दिवाली पर अमित ने उनसे कहा था, माँ, जिस दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशियाँ लाऊंगा। आज अमित बड़ा आदमी बन गया था, पर माँ के हिस्से में बस कमरे की तन्हाई थी। रात के 10 बजे नेहा की आवाज़ आई, अमित, देखो ये काम वाली कितनी लापरवाह है। मम्मी जी के कमरे में एक दिया बुझ गया है। कोई मेहमान उस तरफ गया तो क्या सोचेगा। जाओ वहाँ रोशनी ठीक करके आओ और उन्हें बोल दो कि अब खाना बाहर रख दिया है, खा ले ये बुढ़िया। तो बस झूठा दिखावा है। अमित अंदर आया। उसने माँ को शांत बैठे देखा। खाना उनकी मेज पर रख दिया और बिना कुछ कहे पलट गया। वीना जी ने देखा, थाली में बचा खुचा पुलाव और एक बासी सी मिठाई थी, जो शायद मेहमानों के खाने के बाद बची थी। उनकी आंखें भर आईं। यह उनके तिरस्कार का मोल था। उन्होंने खाना नहीं छुआ। अगले दिन सुबह वीना जी ने नहाकर अपने पुराने गहने एक डिब्बे में रखे और बाहर आई। नेहा और अमित हॉल में दिवाली की सफाई के बारे में बात कर रहे थे। अमित
वीना जी ने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। दोनों चौंक गए। क्या हुआ माँ, कौन सी बात बुरी लग गई? अमित ने पूछा। कोई बात नहीं, वीना जी बोली, बस अब और उधार की इज्जत और बचे हुए खाने पर जीने की इच्छा नहीं रही। नेहा तुरंत बोली, मम्मी जी, दिवाली के बाद हर घर में ऐसा होता है, आप इतनी छोटी बात को? वीना जी ने नेहा की तरफ देखा और कहा, छोटी बात? बहू, तुम जिसे छोटी बात कह रही हो वही मेरे स्वाभिमान का मोल है। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जवानी दे दी, उसके घर में मुझे एक कोने में रहने और रात के 10 बजे तिरस्कृत खाना खाने को मिले तो ऐसी अमीरी और घर से दूर रहना ही बेहतर है। उन्होंने अमित की ओर मुड़कर कहा, बेटा, तुम अपने घर और इज्जत की फिक्र करो, मैं आज ही जा रही हूँ। पर कहाँ? अमित ने घबराकर पूछा, क्योंकि उसे समाज में अपनी इमेज खराब होने का डर था। तुम्हारे गांव के पास ही वृद्धाश्रम है, वीना जी ने बताया, पर वहां मैं तुम्हारा दिया हुआ एक पैसा भी नहीं लेकर जाऊंगी। उन्होंने तुरंत अपने वकील को फ़ोन किया। अमित और नेहा के सामने उन्होंने वकील को निर्देश दिए। नंबर 1, अपने सारे गहने और बैंक बैलेंस जो उन्होंने सालों से बचा कर रखा था, वृद्धाश्रम को दान किया जाए। गांव की सारी पैतृक संपत्ति एक ऐसे ट्रस्ट को दान की जाए जो विधवाओं की शिक्षा के लिए काम करे। नंबर 3, वसीयत में स्पष्ट किया जाए कि उनकी मृत्यु के बाद ना तो अमित को उनकी अंतिम संस्कार में शामिल होने का अधिकार होगा, ना ही उनकी किसी संपत्ति पर कोई दावा। अमित और नेहा शन्न थे। उन्हें लगा था माँ तो कमज़ोर और बेबस है, पर आज उनकी आवाज़ में एक कलेक्टर की माँ जैसी अडिग शक्ति थी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? हम आपको कहाँ छोड़ेंगे? अमित गिड़गिड़ाया। बहुत देर हो चुकी है बेटा, वीना जी ने कहा, तुम्हारी अमीरी ने तुम्हें अंधा कर दिया है। आज से तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक रिश्ता है, अजनबीपन। वीना जी उस दिन वृद्धाश्रम चली गईं। उन्होंने वहां जाकर समाज सेवा के काम में खुद को लगा लिया। उनके पैसे से आश्रम में पुस्तकालय बना और गांव के ट्रस्ट से कई विधवाओं को सिलाई मशीन मिली। इधर अमित और नेहा की हाई सोसाइटी में कानाफूसी होने लगी। लोगों ने अमित से पूछा, इतने बड़े आदमी होकर माँ को घर से निकाल दिया? अमित की इमेज पर धब्बा लग गया। नेहा को भी समाज में पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता था। कुछ महीनों बाद अमित अपनी माँ को वापस लाने वृद्धाश्रम गया। उसने रोते हुए माफ़ी मांगी। वीना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यहाँ मैं स्वाभिमान की रोटी खाती हूँ, मुझे यहाँ कोई धुतकारता नहीं। मेरे पास अब परिवार नहीं पर सम्मान है। तुम जाओ, अपने घर और इज्जत की फिक्र करो। अमित और नेहा खाली हाथ लौट गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस माँ का तिरस्कार किया, उसी माँ की दौलत और संपत्ति ने आज उन्हें गरीब कर दिया। संपत्ति का असली मालिक वही होता है जिसके पास इंसानियत और आत्मसम्मान होता है। वीना जी का दृढ़ निश्चय अमित और नेहा के जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे दुनिया का कोई दौलत भर नहीं सकती थी। अगली कहानी इस बात पर केंद्रित हो सकती है कि कैसे वीना जी की विरासत यानी
उनका सम्मान, उनके सिद्धांत और उनका दान उनके बेटे और बहू को उनकी गलतियों का असली एहसास कराती हैं। वीना जी के वृद्धाश्रम जाने को 1 साल बीत चुका था। शहर के बड़े बड़े अखबारों में वीना जी के दान की खबरें छप चुकी थी। एक माँ का मौन दान, करोड़ों की संपत्ति छोड़ स्वाभिमान को चुना, असाधारण वृद्धाश्रम, ऐसी हेडलाइन अमित को हर जगह दिखाई देती थी। उसकी कंपनी के गलियारों में फुसफुसाहट थी। अमित का क्या होगा जिसकी माँ इतनी महान? उसने ही माँ को अमित, जो कभी कारपोरेट जगत का चमकता सितारा था, अब पश्चाताप के बोझ से दबा एक साधारण कर्मचारी बन गया था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। दिवाली फिर से आ गई। इस बार ना कोई बड़ी पार्टी थी, ना कोई चकाचौंध। नेहा, जो पिछले साल हर कोने को सजाने में लगी थी, इस बार उदास थी। घर का कोना कोना वीना जी की शांत उपस्थिति को याद दिला रहा था। सुनिए, नेहा ने एक शाम अमित से कहा, बाजार में आपकी माँ के बारे में बात हो रही थी। जिस स्कूल को उन्होंने पैतृक संपत्ति दान की है, उसका नाम अब वीना स्मृति शिक्षा केंद्र रख दिया गया है। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। अमित ने निराशा से सिर हिलाया। क्या करोगे नेहा? उन्होंने हमें अपने अंतिम संस्कार तक का अधिकार नहीं दिया। हमने उन्हें बचा खुचा खाना दिया था और उन्होंने हमें बचा खुचा जीवन दे दिया। अगले दिन अमित एक पुरानी पड़ोसिन रमा काकी से मिला, जो हमेशा वीना जी की समर्थक रही थी। रमा काकी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माँ को बहुत याद करता हूँ, अमित ने गिड़गिड़ाया। रमा काकी ने अपनी तीखी मगर स्नेह भरी आँखों से अमित को देखा। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो बेटा, तुम तो अपने तिरस्कार की फसल काट रहे हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक अमीर बेटा बनाया, पर तुम अपनी माँ को एक सफल बेटे का सुख भी नहीं दे पाए। उन्होंने तुम्हें संपत्ति नहीं दी, बल्कि तुम्हें मानवता की कीमत समझा दी। वह थोड़ा रुकी और बोली, तुम्हारी माँ मर कर भी अमर हो गई। उनके नाम का स्कूल, उनके नाम का पुस्तकालय, यही उनकी विरासत है। और तुम्हारी विरासत क्या है? एक महंगा अपार्टमेंट और एक बड़ा सा नाम जिसके पीछे बदनामी छिपी है। अमित घर लौटा। उसने नेहा को एक लिफाफा दिया। यह वृद्धाश्रम से आया था। वीना जी ने एक पत्र भेजा था। पत्र में लिखा था, अमित, प्रिय अमित, मैंने सुना है कि तुम और नेहा खुश नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। मैंने अपनी वसीयत में एक और चीज़ जोड़ी है। मैंने अपने गहने और बैंक बैलेंस वृद्धाश्रम को दान कर दिया। पर मेरे पास एक चीज़ और है जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। एक छोटा सा स्वेटर जो मैंने तुम्हारे बचपन के लिए बुना था। यह स्वेटर अब वृद्धाश्रम की प्यार की निशानी बन गया है और इसे नीलाम किया जाएगा। इससे जो पैसा आएगा वह आश्रम के सबसे ज़रूरतमंद सदस्य के लिए इस्तेमाल होगा। अमित ने थरथराते हाथों से उस स्वेटर की तस्वीर देखी। वह कोई खास स्वेटर नहीं था, पर उस पर वीना जी के अथाह प्रेम के धागे लिपटे हुए थे। अमित को समझ आ गया, उसकी माँ ने उसे धन से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से पाला था। जिस दिन उसने अपनी माँ को एक कोने में ढकेल दिया, उसी दिन उसने
अपने जीवन के असली खजाने को खो दिया था। अमित ने फैसला किया, उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और अपने अपार्टमेंट को बेचने का निर्णय लिया। नेहा पहले तो नाराज हुई, पर अंततः उसने अमित के दर्द को समझा और उसके साथ खड़ी हुई। अमित और नेहा ने गांव के वीना स्मृति शिक्षा केंद्र के पास एक छोटा सा घर खरीदा। अमित ने अपनी माँ के सिद्धांतों को जीवित रखने का प्रण लिया। उसने अपने बचे हुए पैसे से एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम वीना आत्मसम्मान निधि रखा गया, जिसका उद्देश्य उन बुजुर्गों को सहारा देना था जिन्हें उनके ही बच्चों ने छोड़ दिया था। अमित और नेहा अब समाज सेवा में लगे थे। वे सीधे वीना जी के आश्रम में नहीं जा सकते थे, पर उनके नाम से किया गया हर नेक काम वीना जी के पवित्र सिद्धांतों को सम्मान दे रहा था। अमित ने वृद्धाश्रम को पत्र लिखकर अपनी माँ से अंतिम बार यह बताने के लिए कहा कि वह उनसे मिलना चाहता है, एक बार उन्हें गले लगाना चाहता है। वीना जी ने पत्र का जवाब नहीं दिया, पर एक सप्ताह बाद वृद्धाश्रम के एक बच्चे ने अमित को एक छोटा सा पैकेज दिया। उसमें वह स्वेटर था। स्वेटर के साथ एक छोटा सा नोट था। बेटा, प्यार का मोल खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। तुम सही राह पर हो। तुम्हारा काम ही तुम्हारी माफ़ी है। अब तुम अपने सिद्धांतों के घर में रहो। अमित ने उस स्वेटर को सीने से लगा लिया। उसने अपनी माँ का तिरस्कार किया था, जिसका मोल उसने अपनी पूरी जिंदगी के पश्चाताप से चुकाया। उसे एहसास हुआ कि माँ की विरासत संपत्ति नहीं बल्कि मानवीय मूल्य होते हैं जिन्हें जीवन भर संजोकर रखना पड़ता है। अमित ने वीना जी के स्वेटर को सीने से लगा लिया। वह समझ गया था कि यह स्वेटर केवल उनका एक टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी माँ के मौन आशीर्वाद और बिना शर्त प्रेम का प्रतीक था। यह इस बात का संकेत था कि वीना जी ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब वह एक स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है जैसे उन्होंने वर्षों पहले खो दिया था। अगले कुछ वर्षों में अमित और नेहा ने पूरी लगन से वीना आत्मसम्मान निधि को संभाला। वे केवल धन नहीं जुटाते थे, बल्कि गांव-गांव जाकर बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बनाते थे। अमित को अब कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव के रूप में नहीं बल्कि एक मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। उसकी बदनामी अब नेक नामी में बदल चुकी थी। एक दिन राज्य सरकार ने सामाजिक कार्यों में वीना स्मृति शिक्षा केंद्र और वीना आत्म सम्मान निधि के योगदान को देखते हुए उन्हें एक बड़ा सम्मान देने का निर्णय लिया। सम्मान समारोह शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। अमित को पता चला कि इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए वीना जी वृद्धाश्रम से खुद आने वाली हैं। समारोह वाले दिन ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। जब वीना जी मंच पर आई तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति और दृढ़ता थी, पर अब वह संतोष की आभा से और भी अधिक दैदीप्यमान थी। वह अब किसी की अनावश्यक वस्तु नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा थी।
सरकारी प्रतिनिधि ने वीना जी का सम्मान किया और उनके त्याग और दान की सराहना की। जब वीना जी को माइक दिया गया तो उन्होंने कहा, मैंने एक बार अपने बेटे के घर में तिरस्कार का मोल चुकाया था, लेकिन आज मैं इस समाज से सम्मान का मोल पा रही हूँ। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति ना तो दौलत होती है, ना ही ऊंचा पद। सबसे बड़ी संपत्ति आपका आत्मसम्मान और आपके द्वारा दिए गए प्यार की कीमत होती है। जिस दिन आप अपने रिश्तों में प्यार को घटाकर केवल संपत्ति को देखते हैं, उसी दिन आप सबसे गरीब हो जाते हैं। हॉल में पिन ड्रॉप लाइसेंस था। वीना जी ने मंच से नीचे खड़े रहे अमित और नेहा की ओर देखा। अमित की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि माँ ने यह बात पूरे समाज के सामने उसे सबक देने के लिए नहीं, बल्कि समाज को राह दिखाने के लिए कही थी। समारोह समाप्त होने पर अमित धीरे धीरे वीना जी की ओर बढ़ा। उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी, केवल शुक्रिया और पश्चाताप था। माँ, अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और उसके शब्द गले में अटक गए। वीना जी ने अमित का हाथ पकड़ा, ठीक वैसे ही जैसे वह उसके बचपन में पकड़ती थी। उन्होंने इस बार ना तो कोई शिकायत की, ना कोई कठोर बात। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब अपने घर में हो बेटा, सिद्धांतों के घर में। वीना जी ने अमित को एक क्षण के लिए गले लगाया। वह एक क्षण अमित के जीवन का सबसे कीमती मोल था, उस तिरस्कार का मोल जो अब माँ के प्यार और क्षमा में बदल चुका था। वीना जी वापस वृद्धाश्रम चली गईं, जहाँ उनका असली परिवार और स्वाभिमान उनका इंतजार कर रहा था। अमित और नेहा ने कभी उन्हें अपने पुराने आलीशान घर वापस लाने की जिद नहीं की। वे जान गए कि उन्होंने माँ को नहीं, बल्कि माँ ने उन्हें त्याग कर एक बेहतर जीवन दिया है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।